फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और योरपीडिया आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अभी एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ है फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, और उसमें जो आपका प्रिलिमिनरी पेपर है उसकी डिटेल वीडियोस और कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल यू दैट योरपीडिया का जो मॉड्यूल है वो कम से कम टाइम में आपका मैक्सिमम मार्क्स इंश्योर करवाने वाला वेरी लेस कॉस्ट वाला मॉड्यूल इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। मेरा ये जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 1। ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। आईपीआर आपके 22 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है आईपीआर, और आईपीआर को मेरे को लगता है 20 घंटे सफिशिएंट हैं, उसके बियॉन्ड क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे। 20 घंटे में ये आपका, या 15-20 घंटे में ये आपका टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा अलॉन्ग विद हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। ये मेरा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आईपीआर क्या होता है उसको इंट्रोड्यूस करूंगा, और उसमें से प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं एंड मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा जो आप कर सकते हैं। आईपीआर के पहले लेक्चर में जो मैं डिस्कस करूंगा कि आईपीआर है क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और अलग अलग टाइप के आईपीआर क्या हैं। कुछ नाम आपने सुने हैं जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, ये आपने सुने हैं। कुछ आपने कम सुने हैं जैसे आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ज्योग्राफिक इंडिकेटर, शायद आपने कम सुना हो। तो ऐसे कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। इंटेलेक्चुअल दिमाग से, प्रॉपर्टी मेरी वेल्थ, राइट मेरा अधिकार है उस पर। दिमाग से बनाई हुई कोई चीज़ उसके ऊपर मेरा अधिकार है क्योंकि मेरे दिमाग से बनी है, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। और मेरे दिमाग से बनी हुई कोई चीज़ है, अगर सपोज अगर मैंने कोई सॉन्ग बनाया, मैंने कोई बुक लिखी, या मैंने कोई कोका कोला का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बना दिया, तो उससे मेरे को वेल्थ मिलनी चाहिए। आप एक गाड़ी बनाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, वो आपकी वेल्थ है। आप घर बनाते हो, वो आपकी वेल्थ है जिसको तुम टच कर सकते हो। लेकिन दिमाग से बनाई हुई हर चीज़ को टच नहीं कर सकते। जैसे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ या रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ, सपोज मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का सारा मॉड्यूल आपको बनाया और 400 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई, और मैंने आपको पीडीएफ की फॉर्म में कंटेंट दिया, इसकी कॉस्ट 5000 रुपये रखी। अब अगर टीचर सारे लगेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो ऑब्वियसली वो उनका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसका उनको पैसा मिलना चाहिए, कमर्शियली उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल बेनिफिट के लिए आदमी काम करता है। और कमर्शियल बेनिफिट के उसको अगर नहीं मिलेगा तो वो शायद वो काम ना करे, क्योंकि ऑब्वियसली मनी इज अ इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो उसके लिए जो मैंने इंटेलेक्चुअली अपना काम किया, उसका जो आउटपुट है उसको मेरे को कमर्शियली वायबल बनाना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वही होता है कि जैसे आप बोल रहे हैं किताब लिख दो साहब, प्रिलिमिनरी के लिए 22 टॉपिक्स पे किताब लिख दो, लिख दी किताब। कोई और कॉपी पेस्ट मार के अगर उसको बेचना स्टार्ट कर देगा तो हमारा कमर्शियल राइट जो है वो, हमारा कमर्शियल बेनिफिट हमें नहीं होगा। तो इसके लिए उसको हम कॉपीराइट करवाएंगे। तो किताब का कॉपीराइट होता है कि जो हमने लिखा कोई और ना ले सके, इसको फ्रेंड्स बोलते हैं कॉपीराइट। अब चलते हैं इस लेक्चर के अंदर और देखते हैं ये होता क्या है। तो ये आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का जो प्रिलिमिनरी 22 टॉपिक्स हैं उसमें से एक टॉपिक है, और उत्तर प्रदेश ने आपका एक प्रिलिमिनरी रखा हुआ फ्रेंड्स, जिसमें 150 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन हिंदी और जनरल अवेयरनेस के, और 100 क्वेश्चन आपके आएंगे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के। और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो है आपका, वो आपके 22 टॉपिक्स हैं, और ये सारे के सारे जो आपके 22 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा, आपका जो 100 क्वेश्चन आएगा, इसको 80 मिनट में करना है। और ये वो आपके 22 टॉपिक्स हैं जो आपने बहुत बार किए हैं। ये डॉक्यूमेंट भी आप ले लेना, ये 22 टॉपिक्स हैं आपके। और उसमें एक टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला टॉपिक, जो 16 नंबर पे है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आज का जो मेरा लेक्चर है, इन 22 टॉपिक्स में से जो मेरा आज का लेक्चर है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेक्चर नंबर 1। और मेरे को लगता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे आपके 15 के आसपास ऐसे ही लेक्चर बन सकते हैं, 15-20 लेक्चर, जो मेरे को लगता है आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में चलेंगे। और अब इनको एंजॉय करें, और इससे आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। नोट्स ना बनाएं, अगर आप टाइम की सेविंग करना चाहते हैं तो नोट्स ना बनाएं, ये नोट्स ले लें। और इसके ऊपर जो मैंने लाल रंग से लिखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आप जरूर रिवाइज कर लें। और आप बस रिवीजन के ऊपर फोकस करें। सारे नोट्स अगर आप रखते हैं और रिवीजन करते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अब कोर कंसेप्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो लीगल राइट होते हैं, जो आपने दिमाग से जो भी चीज को प्रोड्यूस की। सबसे पहली बात कि क्या ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो वो आपका लीगल राइट है, बिल्कुल है। आपकी प्रॉपर्टी को ले ले तो आर्टिकल 300, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेंशन करती है कि आपकी प्रॉपर्टी आपका लीगल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बेसिकली वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है आपका। तो वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी तुम्हारा लीगल राइट है, जो आपने जो भी दिमाग से प्रोड्यूस किया, जैसे कोई इन्वेंशन कर दी साहब आपने, या आपने कोई बुक लिख दी, या आपने कोई डिजाइन कर दिया,
आप जानते हैं जो आपकी कोका कोला की बॉटल है उसका एक पर्टिकुलर शेप है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है वो। आप जानते हैं मर्सिडीज बेंज का एक लोगो है, आगे लगा होता है ट्रायंगल सी। तो वो दिमाग से बनाई हुई चीज़ें हैं लोगों की, और वो कमर्शियली वायबल होती हैं बाद में, उनका पैसा मिलता है लोगों को, ब्रांड का पैसा मिलता है। तो ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का डेफिनेशन है कि दिमाग से जो चीज़ प्रोड्यूस की उसका हमें राइट मिलना चाहिए। कितने तरह के राइट्स होते हैं, कितने तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं, तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो कुछ तो बड़े हैं, कुछ तो बड़े हैं, जैसे ये जो आपके हैं ये आपके बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो 3 राइट्स में से क्वेश्चन आता है, पेटेंट से आता है, कॉपीराइट से आता है, ट्रेडमार्क से आता है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो बाकी हैं इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, और हम इनमें डिफरेंस नहीं करेंगे, हम इन सब को इकट्ठा ही पढ़ेंगे, और बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। पेटेंट जो होता है, एक चीज बस याद रखनी, पेटेंट वर्ड इन्वेंशन के साथ आपने याद रखना। पेटेंट मतलब इन्वेंशन के ऊपर मिलता है। इन्वेंशन का मतलब यह है कि कोई मशीन आपने इन्वेंट कर दी, या आपने कोई प्रोसेस इन्वेंट कर दी, या आपने कोई कंपोजिशन इन्वेंट कर दी। जैसे अगर सपोज आपने कंपोजिट सिरामिक की कंपोजिशन आपने इन्वेंट कर दी, तो उसको भी आपकी इन्वेंशन माना जाएगा। नॉट ओनली मशीन बट इवन एवरीथिंग विल बी काउंटेड एज अ इन्वेंशन। सो इन्वेंशन मीन्स योर इट कैन बी लाइक machine, it can be like process, it can be like composition of the matter. So all these 3 can be your invention. Now that means whenever there is a invention you will talk about patent, it will be the patent. Then composition में जैसे आप मटेरियल साइंस पढ़ते हो, तो मटेरियल साइंस में अगर आपने कोई 2-3 चीज मिला के अगर आपने उसको बेसिकली प्रोटेक्ट कर लिए तो आपका पेटेंट है, उसके ऊपर आपको पेटेंट मिल जाएगा। वो आपको, क्योंकि आपने यूनिक चीज बनाई और वो आपका एक इन्वेंशन हो जाएगा, तो पेटेंट उसके ऊपर मिलता है। तो यहाँ पे याद रखना, ओनली मशीन पे नहीं होता, प्रोसेस पे भी होता है। जो आपने कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और वो यूनिक प्रोसेस है, इंडस्ट्री रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी चीज इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो आपको उसका मिलता है। कॉपीराइट मिलता है फ्रेंड्स इसके ऊपर, बुक लिख दी, म्यूजिक, आर्ट, सॉफ्टवेयर, तो लिटरेरी वर्क, बुक लिख दी या कोई मूवी बना दी आपने, कोई सॉन्ग बना दिया आपने, उन सारे की सारी चीजों पे आपको कॉपीराइट मिलता है। उसके बाद आपका ट्रेडमार्क मिलता है, लोगो। अगर आपने कोई लोगो बना दिया, जैसे योरपीडिया, अगर मैं YP ऐसे लिख रहा हूं तो ट्रेडमार्क है वो। बेसिकली ट्रेडमार्क मतलब आपका जो लोगो सिंबल है जो बाकी चीजों से आपको अलग करेगा। जैसे आपने नाइकी का देखा होगा, इन सब के मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा, वो आपका ट्रेडमार्क है। इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है शेप, जो आपने कोई शेप या आपने डिजाइन बनाया वो इंडस्ट्रियल डिजाइन है। कोका कोला की बॉटल, वो आप देखोगे उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। कोका कोला ऐसा नहीं अलग अलग शेप में आपको बॉटल में देगा, वो एक पर्टिकुलर शेप होगी, दैट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, जैसे कोका कोला का केमिकल फॉर्मूला, एक ऐसा सीक्रेट जिसको अगर रिवील कर दिया जाए तो लोगों को उसका बेनिफिट हो सकता है, वो बेसिकली ट्रेड सीक्रेट होता है। देखो जब आप पेटेंट फाइल करने जाते हो तो आपको सारी टेक्नोलॉजी बतानी पड़ती है कि मैंने ये यूज किया है इसके अंदर, जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हो, लेकिन ट्रेड सीक्रेट आप नहीं बताते। जैसे कोका कोला के कंपनी ने जब कोका कोला फार्मूला बनाया है उसका बेसिकली उसका जो केमिकल फार्मूला होगा तो उसको रिवील नहीं करते, इसीलिए उसको सीक्रेट बोलते हैं। ट्रेड सीक्रेट है मेरा, अगर मैं इसको रिवील करूंगा तो शायद दूसरे लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंशियल बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की, और उसका कंपिटिटिव एडवांटेज मिलता है। ज्योग्राफिक एरिया इंडिकेटर, ज्योग्राफिक इंडिकेटर, जैसे अगर आप बोलते हैं बनस्पति या दार्जिलिंग की चाय, वो दार्जिलिंग में बनती है, स्पेसिफिक चाय है वो। या आपने बोल दिया कि साहब तिरुपति का जो लड्डू है वो फेमस है, यू अंडरस्टैंड, या आगरा का पेठा है वो फेमस है। या आपने बोल दिया किसी जगह का पर्टिकुलर स्कॉच है, वो आप पीते हो स्कॉच एक पर्टिकुलर जगह है, तो उस जगह से उसका रिलेशन है। तो ये प्लेस से रिलेटेड कोई चीज अगर आप बना रहे हो तो वो उसका ज्योग्राफिक इंडिकेटर होता है। तो फ्रेंड्स ये हैं आपके कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, और ये उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे को डिस्कस करने थे। ऑब्वियसली इन हर एक के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट अभी इतना सा आपको आइडिया होना चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंस IPR की रिक्वायरमेंट क्यों है, सबसे बड़ी बात, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी प्रोटेक्ट ना हो तो मैं कभी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर एफर्ट ही नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे को ये पता हो कि मैं जो बुक लिखने वाला हूं इतनी मेहनत करके, उसको कोई भी बेच लेगा, कोई भी कॉपी पेस्ट मार लेगा, तो मैं उस बुक को नहीं लिखूंगा। दैट मीन्स कभी भी मेरे को, मैं इनोवेट करने के लिए मेरे को इंसेंटिव नहीं मिलेगा। मैं इनोवेशन करूंगा क्यों, मैं म्यूजिक बनाऊंगा क्यों, मैं गाना बनाऊंगा क्यों, मैं मूवी क्यों बनाऊंगा। तो कोई भी इन्वेंटर जब इन्वेंशन करता है तो उसके दिमाग में होता है कि ये मेरी इन्वेंशन है, मेरे को इसका कमर्शियल बेनिफिट होगा और बाद में प्रोटेक्टेड होगा, कोई इसको चोरी नहीं कर सकता, और वो चीज, वो नॉलेज मेरे को बेसिकली इनोवेट करने के लिए इंसेंटिव होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली अगर मैं कोई बहुत अच्छी बुक बनाऊंगा तो मैं चाहूंगा बिके, मेरा बिजनेस बेनिफिट हो। कंज्यूमर के इंटरेस्ट, ये भी होता है कि अगर मैंने कोई चीज प्रोटेक्ट की है तो आप क्वालिटी के लिए इंश्योर हो सकते हो।
अगर मैंने कोई चीज़ लिखी, बहुत मेहनत करके अच्छी लिखूंगा, तो आप इंश्योर होंगे कि हाँ साहब उसमें क्वालिटी मिलेगा। अदरवाइज अगर ऐसे आपको पता नहीं है कि आपकी वो प्रोटेक्शन मिलेगी कि नहीं, तो आप बहुत मेहनत नहीं करोगे। मेहनत नहीं करोगे तो कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं होगा, उसको क्वालिटी नहीं मिलेगी, कंज्यूमर के इंटरेस्ट हैम्पर हो जाएंगे, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ग्लोबल ट्रेड, ऑब्वियसली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर तुम जाते हो, अगर तुम्हारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है किसी जगह पे, प्रोटेक्टेड है, तो उनको पता है कि इसने एफर्ट किया होगा तभी इसने प्रोटेक्ट करवाई है, तो इवेंचुअली आपका ग्लोबल ट्रेड भी इससे फैसिलिटेट होता है। लीगल एंड एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व होते हैं इसमें? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट, अगर आपने किसी की लीगल प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज बोलते हैं उसको, किसी की चुरा लेना, किसी की प्रॉपर्टी आपने ले ली और आप उसकी प्रॉपर्टी को मिसयूज कर रहे हो या उसको ओवरराइड कर रहे हो, उसको इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। मेरी बुक आपने कॉपी पेस्ट कर दी और उसको पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। अनऑथराइज्ड यूज कर रहे हो, उसको इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। वो पेटेंट का भी हो सकता है, वो कॉपीराइट का भी हो सकता है, ट्रेड सीक्रेट का भी होता है। इन्फ्रिंजमेंट अगर हो रहा है तो मेरे पास लीगल और एथिकल इश्यूज होते हैं, ये उससे रिलेटेड इश्यूज होते हैं, मेरे पास लीगल राइट्स भी होते हैं। लाइसेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अब सोचो कि मैंने कोई चीज बनाई, अब आप भी मेरी वो चीज यूज करना चाहते हो, आप भी मेरे से, क्योंकि मैं एक ऐसा फार्मा कंपनी हूं जिसने कोई मेडिसिन बनाई लेकिन मेरी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ कि साहब मैं तो जानता हूं कि ये मेडिसिन बन गई, लेकिन पूरे वर्ल्ड को चाहिए, करोड़ों में चाहिए, वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ 600 करोड़ पॉपुलेशन है, मेरे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, तो मैं किसी और कंपनी को उसका लाइसेंस दे सकता हूं, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकता हूं, जिसका बेनिफिट मेरे को होगा। ऑब्वियसली जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स करती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेगा, टेस्ला आएगा, टेस्ला वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर इंडिया में कर सकता है। तो टेस्ला की कार अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हम मैन्युफैक्चर करेंगे, वो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, अगर उसके पास लाइसेंस होगा तो ट्रांसफर करेगा वो। एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं, ऑब्वियसली आपको किसी का प्रोड्यूस की हुई कोई और चीज को अगर आप मिसयूज कर रहे हैं तो एथिकली वो गलत है, वो चीज भी इसमें इश्यूज है। और इंटरनेशनल लॉज भी हैं फ्रेंड्स। अब इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो इंडिया के लॉज तो करेंगे ही, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जैसे ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको ट्रिप्स बोलते हैं, जो WTO के अंडर आता है, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो आज का मेरा लेक्चर लार्जली इसके ऊपर है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे इसको करेंगे। अब आज की डेट में जब डिजिटल एज चली, और आप मान के चलो 21st सेंचुरी डिजिटल एज की जो सेंचुरी है, और डिजिटल एज इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब तो आप जनरेटिव AI आ गया, आप बता ही नहीं सकते कि ये जो बोल रहा है ये मेरा एक्चुअल का वीडियो है या AI जनरेटेड वीडियो है, यू कांट टेल दैट। तो अब क्या है, डिजिटल एज में IPR और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इन्फ्रिंजमेंट करने के तरीके और चेंज हो गए हैं। कॉपीराइट डिजिटल एज में कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, पेटेंट, सॉफ्टवेयर और बायोटेक्नोलॉजी के पेटेंट्स का मिसयूज ना हो, या ट्रेडमार्क जो ई-कॉमर्स में हम यूज करते हैं उसका प्रोटेक्शन हो। तो IPR डिजिटल एज में हम किस तरीके से अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। इंडिया के अंदर कुछ लॉज हैं जिनका थोड़ा सा नॉलेज हमें होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं। अब ये टॉपिक हमने पढ़ा था कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्किंग के एग्जाम के लिए, जो आपका पेटेंट ऑफिसर बनने के लिए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वहां पे डेप्थ बहुत ज्यादा है, और मैंने आपको बताया कि इसमें 22 टॉपिक है उत्तर प्रदेश में, आपको उतनी डेप्थ में नहीं जाना। बस आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो कॉपीराइट है इंडिया के अंदर वो कौन सा एक्ट के थ्रू प्रोटेक्टेड है। कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट एक्ट 1967, कॉपीराइट एक्ट 7077। तो आपको बस उतना पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड कुछ और 3-4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। उसी तरीके से ट्रेडमार्क एक्ट कौन सा है, पेटेंट एक्ट कौन सा है, डिजाइन एक्ट कौन सा है। अगर आपने नाम याद रख लिए तो उत्तर प्रदेश के लिए जो आप एग्जाम लिखने जा रहे हो उसके लिए आपका ये, मेरे को लगता है, एक अच्छा इंफॉर्मेशन है। और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा लॉ इंडिया में पेटेंट की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो आप बोलेंगे पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क एक्ट 1999। हमने ये डिस्कस किया कि IPR के एग्जाम्पल कुछ हैं, ये IPR हैं। फिर हमने बोला कौन से लॉज के थ्रू इंडिया में प्रोटेक्टेड होते हैं, ये हैं। इंटरनेशनल लॉज कौन से हैं, ये हैं। तो ये आपको इसमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जो होता है प्रोटेक्शन के लिए जो बना हुआ है, वो अलग अलग जगह पे है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कहां पे है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी दे चुका, लेकिन ये मान के चलो कि एक टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी होती है, ये आपकी बेसिकली इनटेंजिबल वेल्थ है। इनटेंजिबल होता है जिसको टच नहीं किया जा सकता। अच्छा देखो, घर भी आपकी प्रॉपर्टी होती है, कार भी आपकी प्रॉपर्टी होती है, पैसे भी आपकी प्रॉपर्टी होती है, ज्वेलरी भी आपकी प्रॉपर्टी होती है। क्या तुम इन सब चीजों को टच कर सकते हो? आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें जिनको टच नहीं कर सकते, सॉन्ग टच कर सकते हो, PDF टच कर सकते हो उसको, वो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है।
तो जिसको टच किया जा सके वो टेंजिबल, जिसको टच नहीं किया जा सके वो इनटेंजिबल। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो इनटेंजिबल वेल्थ है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टेंजिबल है इनटेंजिबल है, दोनों है, तो आंसर है इनटेंजिबल है, टेंजिबल नहीं है, टच नहीं कर सकते। उसको आप माइंड से क्रिएट कर सकते हो, जैसे ये सारी के सारी चीजें ये आपका माइंड से क्रिएट की हुई चीजें हैं। तो टेंजिबल एसेट का एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। इनटेंजिबल सारे के सारा जो है तुम्हारा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजिबल किसको बोलते हैं, इनटेंजिबल किसको बोलते हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी इनटेंजिबल वेल्थ में आता है, वो इनटेंजिबल वेल्थ है। ओके, ये सारे के सारा वही चीज जो हमने डिस्कस किया, एक बार आप इसको गो थ्रू करेंगे। अब यहां पे आ जाओ और इस स्लाइड को जरा एक बार इस इमेज को दोबारा से देखो। ह्यूमन माइंड से जो भी चीज निकली, ह्यूमन माइंड से जो भी चीज निकली वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है, जिनके हमने नाम यहां पे डिस्कस किए। यही हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। जो मैं आपको पहले बताया उसी को इमेज के थ्रू इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम नीचे अभी और पढ़ेंगे कि इसका है क्या, डिफरेंस क्या है। ये सारे का सारा कंसेप्ट इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का 17th और 18th सेंचुरी में, जब थोड़ा थोड़ा लोगों ने अपनी जो माइंड से क्रिएट की हुई चीजें थी, लार्जली लिटरेरी वर्क, उसको प्रोटेक्ट करने की ट्राई किया। और जो भी उनका बेसिकली इंटेलेक्चुअल वेल्थ थी उस टाइम पे, जैसे किसी ने कोई बुक लिख दिया या कुछ किसी ने लिटरेरी वर्क किया, उसको प्रोटेक्ट करने की ट्राई किया। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आपको इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलना चाहिए। जो भी तुम एफर्ट कर रहे हो वो आपकी वेल्थ होती है, और उसका आपको इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलना चाहिए, और जिससे आपका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में आपका एफर्ट प्रमोट होता है, बढ़ता है। अब ये एक डायग्राम ध्यान से देखना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितनी भी, उसको दो कैटेगरी में मैं बांट सकता हूं। एक जो कॉपीराइट से रिलेटेड है, दूसरा जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अच्छा, अगर आपको बुक लिखनी है तो क्या आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा? आपको अगर सॉन्ग कंपोज करना है तो क्या आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा? आप जानते हैं ना, इंडस्ट्री होती है जहां मशीन्स लगी होती हैं, बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपको कॉपीराइट करना है तो आपको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर पेटेंट करना है, इंडस्ट्रियल डिजाइन करना है आपको, या आपको ट्रेड सीक्रेट जनरेट करना है, या ज्योग्राफिक इंडिकेटर आपको बनाना है कोई चीज उसमें से, तो आपको इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो फ्रेंड्स, कॉपीराइट एक तरफ होता है, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ होती हैं। बाकी सारे के सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उसको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके लिए इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पड़ती है। चाहे आप ट्रेड सीक्रेट है, आप कोका कोला का फॉर्मूला बनाया होगा तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में वो बनता है सारे का सारा, जहां कुछ लोग मिलके काम करते हैं। बुक लिखने के लिए तो एक इंडिविजुअल भी लिख सकता है। जेके रॉलिंग ने सारी बुक कोई इंडस्ट्री में जाकर थोड़ी लिखी है, उसने खुद लिखी है, घर में बैठ के लिखी है। तो कॉपीराइट के लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती इंडस्ट्री की। इसलिए कॉपीराइट एक तरफ और बाकी सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज दूसरी तरफ आते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इन्वेंशन, जिसको पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट, ये सारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज है, और कॉपीराइट नॉन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। अगर कभी कैटेगराइज आए तो आपने ऐसे कैटेगरीज उसका करना है। ये फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इनटेंजिबल और टेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जो प्रॉपर्टी को तुम टच कर सको वो टेंजिबल, और जिसको टच ना कर सकें, जिसको डिवाइड ना कर सकें, वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे अगर मैं एक पीडीएफ आपको भेजता हूं, अब वो पीडीएफ आप चाहे 100 लोगों को दे दो, ऑब्वियसली स्प्रेड हो सकती है। पर अगर आपके पास एक कार है तो क्या उसकी 100 कारें प्रोड्यूस कर सकते हो आप? ऐसे नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना उसको। इनटेंजिबल चीज को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का चैलेंज होता है कि जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे आप लोग मांगते रहते हो सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। अब सबसे बड़ा ट्रबल जो ऑनलाइन एजुकेशन में आ रहा है, एजुकेटर्स को यही तो आ रहा है। टीचिंग में क्या मेन ट्रबल चल रहा है कि अगर कोई टीचर बहुत मेहनत करके पीपीटी बनाएगा, पीडीएफ बनाएगा, आप बोलते सर भेज दो एक। अब सर ने भेज तो दें 500 पेज की, लेकिन सर ने 500 पेज के लिए मेहनत की है। सर को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो सर मेहनत क्यों करेंगे? अगर उसका इंसेंटिव नहीं मिलेगा, सर ने भी तो घर चलाना है ना अपना। तो अब मैं आपको अगर अपना सारा पीडीएफ भेज दूंगा और आप अपने फ्रेंड को आगे दे दोगे, वो अपने फ्रेंड को आगे दे देगा, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो गई मेरी। अब मैं प्रोटेक्ट कैसे करूंगा उसको? ये एक मेन चैलेंज है। तो इंटेलेक्चुअल जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है उसकी बेसिकली प्रॉब्लम्स अलग हैं। इसको एप्रोप्रिएशन प्रॉब्लम बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन होता है कि मेरे को मिला क्या, कि मैंने जो मेहनत की तो मेरे को क्या मिला। एप्रोप्रिएशन कुछ नहीं हुआ उसका। मैंने एक पीडीएफ जैसे ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की, कोई मेरे से वो पीडीएफ नहीं परचेज करेगा, बाद में मेरे को एप्रोप्रिएशन जीरो हो जाएगा, मेरे को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। उसको एप्रोप्रिएशन प्रॉब्लम बोलते हैं। और अगर मेरे को उसको रेप्लिकेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मैं उस रेट पे उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। एक और इमेज है फ्रेंड्स जिसको आप देख सकते हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, पहले डेफिनेशन है इस तरफ।
फिर उसके बाद कॉपीराइट एक तरफ और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी सारी दूसरी तरफ, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाया। और कॉपीराइट के भी कुछ नाम हैं, तो ये तो डेफिनेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कि क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशन, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, नेम्स, इमेजेस, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज है? पेटेंट इन्वेंशन के लिए मिलता है, ट्रेडमार्क मिलता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन मिलता है, ज्योग्राफिक इंडिकेटर मिलता है जो अलग अलग जगह के लिए मिलता है, और इस तरफ कॉपीराइट के नाम हैं। अब ये नाम आप याद रख लेना फ्रेंड्स, ये कॉपीराइट्स के नाम हैं। लिटरेरी वर्क, फिल्म्स, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, आर्किटेक्चरल डिजाइन, ये सारे का सारा कॉपीराइट है। ये कॉपीराइट है और ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। पहले तो आपको नाम ही पता होना चाहिए कि नाम क्या है, सो दैट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप नाम बता सकें। अब मैं एक एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का थोड़ा सा डेफिनेशन और उससे रिलेटेड उसके कुछ आपको जो एग्जांपल है वो दूंगा। पेटेंट दिया जाता है इन्वेंशन पे। बेसिकली इन्वेंशन क्या होता है? जो आपने इन्वेंट कोई किया होता है, जैसे जिसके एग्जांपल आपके पास हैं, जैसे हवाई जहाज इन्वेंशन हुआ था, बल्ब इन्वेंशन हुआ था, जितना भी आप मशीनें देखते हो, बल्ब, टेलीफोन, हवाई जहाज, ये सारी की सारी मशीन जब इन्वेंट हुई तो इसको इन्वेंशन बोलते हैं। ये पेटेंट के अंदर आता है एंड उसका फिर पेटेंट आप ये करते हो। और राइट ब्रदर ने एरोप्लेन बनाया, एडिसन ने लाइट बल्ब बनाया, ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया, ये सारे आपके पुराने एग्जांपल। और आज के आईफोन बनाया, जीपीएस है, 3D प्रिंटर है, ये सारे के सारे पेटेंट हैं। अब ये देखो आईफोन एक पेटेंट भी है क्योंकि वो एक बेसिकली आपने इन्वेंशन की थी, वो आपका एक इन्वेंशन है, तो वो आईफोन कैटेगरी में आता है। अब कॉपीराइट क्या चीज़ है? बुक्स, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, पेंटिंग, म्यूजिक, स्कल्पचर, फिल्म्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, मैप्स, ये सारे के सारा जो है आपका ये कॉपीराइट में आता है। ये सारे के सारा कॉपीराइट है। कई बार पूछता है ये जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपका विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ कंपनी भी है। अब ऐसा नहीं कि आईफोन ओनली पेटेंट है, आईफोन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी है। आईफोन की एक शेप आती है, उसमें 3 कैमरे लगे होते हैं, आप जानते हैं। अब तो 16 आ गया कि पता नहीं 17 आ गया, कौन सा आ गया, आप लोगों के पास होगा सबके पास। तो आईफोन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी है। आईफोन के अंदर जो एप्लीकेशन यूज़ हो रही है वो शायद कॉपीराइट का एग्जाम्पल हो। तो ऐसा नहीं कि एक चीज़ जो आपके पास है वो एक ही कैटेगरी में आएगी। ऐसा भी हो सकता है उसी चीज में 3 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हों। इसको ध्यान से सुनना। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चीज में अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हों। जैसे आईफोन है, ये पेटेंट भी है क्योंकि टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, आपने इसको पेटेंट इसका फाइल किया हुआ है कि साहब मैं ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं इसके अंदर। क्या इसका डिजाइन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है? हाँ, अगर आईफोन में उस पर नाम कहीं ना लिखा हूं तो आपको दिखाऊं तो आपको उस पर आईफोन पे उसका डिजाइन दिखेगा, एक पर्टिकुलर डिजाइन होगा उसका, तो वो उसका इंडस्ट्रियल डिजाइन भी है। अच्छा, लोगो भी लगा होता है उस पर। हाँ, आईफोन कंपनी है, एप्पल कंपनी है, तो उस पर लोगो भी लगा होता है, तो वो ट्रेडमार्क है। तो एक ही चीज में आपके ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी आपके पास हो सकती हैं। वही एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। अब 4 खिड़कियां हैं अलग अलग कलर की और कलर भी सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। ये बुक रहा है उन्होंने ऐसा कलर की, ऐसे कलर की 4 खिड़कियां हैं, आपकी दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी इस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये इसका शायद मीनिंग रहा होगा। और उसके ऊपर देखो यहाँ छोटा सा सर्कल है, ये टीएम लिखा हुआ है, ट्रेडमार्क, टीएम, ये ट्रेडमार्क है। ये जो है ना लोगो है, ये लोगो है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कॉपीराइट है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है। जो कंप्यूटर के अंदर विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर है, वो आपका कॉपीराइट है। और ये देखो टीएम लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, आर रजिस्टर्ड, टीएम ट्रेडमार्क, बाद में डिस्कस होगा सारा। तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कॉपीराइट है। और जो विंडोज का आपको 4 खिड़कियां नजर आती हैं ऐसे कलर वाली, ग्रुप वाली, वो आपके पास क्या है? ट्रेडमार्क है। तो बेसिकली एक ही चीज के पास आपका क्या हो सकता है? अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं। राइट? सो ये जो मैंने आपको बताया कॉपीराइट ऐसा होता है। अब ट्रेडमार्क क्या चीज होती है? ये सारे एग्जांपल ट्रेडमार्क हैं। एक ऐसा साइन या सिंबल जो बेसिकली एक चीज को दूसरे से सेपरेट करता है। ये मार्क होता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, या सिग्नेचर होता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, एक मार्क या सिग्नेचर। ये सारे के सारे डायग्राम ध्यान से देखो। जैसे ये कोका कोला है, ये मर्सिडीज है, ये टोयोटा है, ये इंटेल है, ये आपका एप्पल है, गूगल है, ये सारे के सारे जो शेप हैं आपके, ये बेसिकली आपके ट्रेडमार्क हैं। राइट? सो ये इसी तरीके की आपको शेप नजर आएगी। जैसे आप ये देखोगे 4 सर्कल, जैसा BMW, आप बोलोगे ये तो BMW है। जैसे आपको ये दिखेगा, ये कौन सी कंपनी है? जिसका सिंबल, लोगो देख के आप कंपनी पहचान जाओ, वो ट्रेडमार्क है। ट्रेड करने के लिए एक मार्क, कि लोगों को नाम ना बताना पड़े, लोगों को एक ऐसा सिंबल मैं दिखा दूं
एक ऐसा लोगो मैं दिखा दूं जिससे लोग मेरी कंपनी पहचान जाए। ये कौन सा है? ये तो करेक्ट वाला लाइन है, लेकिन तुम इसमें कंपनी का नाम ले लोगे कि तो सर वो कंपनी है। तो ये बेसिकली जैसे ही आपने कुछ देखा, एफ देखा, फेसबुक याद आ गया आपको, तो आपने बेसिकली इसको ट्रेड मार्क बोल दिया। इंडस्ट्रियल डिजाइन जो शेप है, एस्थेटिक शेप कैसी है, उसका फीचर कैसा है। सो बेसिकली ये आपका 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल अलग अलग फीचर होते हैं बेसिकली, और वो आपकी शेप या टेक्सचर अलग अलग चीजों को शो कर सकता है, अलग अलग चीजों में वो आ सकता है। जैसे शेप आ सकती है, वो 3 डायमेंशनल भी आ सकती है, फीचर आ सकते हैं, सरफेस आ सकता है, 2 डायमेंशनल सरफेस होता है, 3 डायमेंशनल आपका एक्चुअल रियल बॉडी होती है, पैटर्न आ सकता है, लाइंस कलर आ सकते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल डिजाइन भी हो जाता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन जो होता है वो शेप, कॉन्फ़िगरेशन, सरफेस पैटर्न, कलर, लाइन, इनका कॉम्बिनेशन है जो एक पर्टिकुलर विजुअल अपीयरेंस देता है, पर्टिकुलर विजुअली आपको अपीयर होता है, वो इंडस्ट्रियल डिजाइन है। जैसे आपने कोई एक्चुअल में चलती हुई चीज देखी, जो कोका कोला की बोतल, जब देखोगे विजुअली अपीयरेंस देगा आपको, पर्टिकुलर टाइप की बोतल होगी, या बीटल कार, वो आपको पर्टिकुलर अच्छा है, देखने में अच्छी लगती है। जो भी चीज देखने में आप उसकी शेप पे, एप्पल या आप एप्पल कंपनी का मेन क्या पॉइंट था, अगर आपने मूवी भी देखी होगी स्टीव जॉब्स की, तो एप्पल कंपनी की खास बात ये थी कि वो इस चीज पे बहुत फोकस करते थे इंडस्ट्रियल डिजाइन पे। उन्होंने जो लैपटॉप भी अपना बनाया, बड़ा सुंदर सा बनाया, या शुरू में आईफोन आया, शुरू में उनका आईपैड था, तो वो जो बहुत सुंदर सा उन्होंने आईपैड बनाया, तो वो जो उनकी सारी की सारी चीजें थी वो बड़ी सुंदर सी उन्होंने क्रिएट करने की ट्राई की, जिसका विजुअल अपीयरेंस बहुत अच्छा था। वो इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है एक्चुअली। तो वो विजुअली अपीयरेंस, एस्थेटिक एक ऐसी चीज है विजुअल अपीयरेंस से रिलेटेड है, और वो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल दोनों हो सकती है, ये ध्यान से रखना। इट कैन बी 2 डायमेंशनल, इट कैन बी 3 डायमेंशनल। वो एस्थेटिक्स का ख्याल रखती है, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, इन सब चीजों के बीच में वो होता है, कलर, लाइन, सब। और ये सारे के सारा इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है डिजाइन एक्ट 2000 के अंदर वो प्रोटेक्टेड होता है। जैसे एग्जांपल अगर इसके दिए जाए, और कितने साल के लिए प्रोटेक्टेड होता है ये भी हम करेंगे, कि कॉपीराइट कितने साल के लिए होता है, पेटेंट कितने साल के लिए होता है प्रोटेक्टेड, डिजाइन कितने साल के लिए होता है, ज्योग्राफिक इंडिकेटर कितने साल के लिए होता है, ये सारा हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर भी। और इनके एग्जांपल कि होते क्या हैं और कौन से लॉज के अंडर ही आता है, कि डिजाइन एक्ट है तो किसके अंडर आता है, कॉपीराइट एक्ट है तो किसके अंडर आता है, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब कोका कोला का जो कॉन्ट्यूर बॉटल है, उसकी एक शेप है, वो इंडस्ट्रियल डिजाइन है। जो आपका आईफोन, आईपैड, आईपॉड, ये जितने भी है, वॉल्क्सवैगन की बीटल है, ये मिनी कूपर है, वो उनकी शेप है, वो इंडस्ट्रियल डिजाइन है सारा। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाना इसमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि कौन सा डिजाइन होता है, कौन सा बेसिकली जो है वो बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। अगर आपको डिजाइन करवाना है तो आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कि डिजाइन आपका ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। नॉवल मतलब नया, आपका जो डिजाइन है बाकियों के डिजाइन से अलग होना चाहिए, नॉवल होना चाहिए। और ये कोई फंक्शनल बेसिकली होना चाहिए, कोई इसका पर्पस हो, फंक्शनल इसका रोल हो। जैसे कोका कोला की बोतल, अगर आप उसको ध्यान से पकड़ोगे हाथ में तो उसमें ग्रिप अच्छा आ जाए, इसके लिए वो बनाया गया था। बीच में से पतली है और ऊपर नीचे से थोड़ी सी मोटी, तो बीच में से ग्रिप बन जाए, इस तरीके से उसको बनाया गया। तो उसका एक फंक्शनल पर्पस होना चाहिए। विजिबल होने चाहिए फिनिश्ड आर्टिकल के ऊपर, मतलब दिखे मेरे को, आई कैन उसको देख सकूं वो मेरे को विजुअलाइज हो कि हाँ ये इस तरीके से है। नॉन ऑब्वियस, आपने कुछ मेहनत की हो उसको बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, ऐसा ना हो कि ये तो चीज़ है ही, आपने उसमें कुछ दिखाया हो कि ये इसका पर्पस है, ये ऐसा। क्योंकि जब तुम डिजाइन को, इंडस्ट्रियल डिजाइन को रजिस्टर करने जाओगे, वो पूछेगा कि इसमें ऐसा खास क्या है, तुम इंडस्ट्रियल डिजाइन करवा रहे हो, इसमें ऐसा क्या है, और किसी और ने इसको ऐसे तो नहीं करवाया अभी तक, और पहले इसका किसी ने डिस्क्लोजर ना किया हो। जैसे नॉन ऑब्वियस का मतलब कि आप इसको इंडस्ट्रियल डिजाइन नहीं बना सकते। टी, कि आज से टी जो है मैं यूज कर रहा हूं और कोई इसको यूज नहीं करेगा, ये जो टी है ये तो ऑब्वियस है, टी तो ऑलरेडी एक अल्फाबेट है, इसमें नया क्या है। या तो तुम कुछ और करो कि ऐसे बनाओ, कुछ ऐसे शेप बनाओ कि पहले वो शेप एग्जिस्ट नहीं करती हो, फिर तुमने शेप बनाई, उसका एक पर्पस हो कि साहब मैं ऐसे 2 चीज़ों में डील कर रहा हूँ जिसमें क्रॉस वायर्स हैं और मेरा जो बिजनेस है क्रॉस वायर से रिलेटेड है, मतलब कुछ भी, तो वो डिजाइन बन सकता है, टी डिजाइन नहीं बन सकता। ज्योग्राफिक इंडिकेटर क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप कहां पे हो, आप कहां पे रहते हो, तो उस जगह के नाम से आपका ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स आपके बुक होते हैं। जैसे मैंने बताया दार्जिलिंग की चाय, या आगरा का पेठा, या तिरुपति का लड्डू, या आप वो पीते हैं जो अगर विस्की की बात करते हैं, शैंपेन एक वाइन है, जो शैंपेन एक जगह है उससे रिलेटेड है। तो किसी प्लेस से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है
और खाने की भी हो सकती है, वो अदरवाइज भी हो सकती है, घड़ी भी हो सकती है, जैसे स्विट्जरलैंड की वॉचेज होती हैं, स्विस वॉचेज हैं, वो सारी की सारी आपकी जो प्लेस से रिलेटेड है। ट्रेड सीक्रेट जो मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये सारे के सारा फ्रेंड्स हम एक एक करके अगले लेक्चर्स में इसी को डिस्कस करना है सारे को। आज इंट्रोडक्शन आपका लेक्चर नंबर 1 है। अब ये जो स्लाइड है इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हो शुरू से। पेटेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सर पेटेंट जो होता है वो होता है आपका इन्वेंशन के ऊपर। कितने साल की प्रोटेक्शन मिलती है? 20 साल की प्रोटेक्शन मिलती है, और 20 साल तक पेटेंट जो है आप इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसको करवा सकते हैं। और आपको कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसका पेटेंट लेना चाहिए। इंडस्ट्रियल डिजाइन 10 साल के लिए प्रोटेक्शन मिलती है, और उसके बाद अगर रिन्यू करवाना है इंडस्ट्रियल डिजाइन तो 10 साल के बाद रिन्यू करवाया जा सकता है। आपको लॉन्च करने से पहले लेना चाहिए। कॉपीराइट 60 साल आपके मरने के बाद, आपकी डेथ के, जिस जिसने बनाया उसकी डेथ के 60 साल के बाद तक आपका रहता है। और इसको आप लिखने से पहले, जैसे आप कॉपीराइट किसी भी चीज का उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले या बाद में ले सकते हो। कॉपीराइट थोड़ा सा अलग है, मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपने कॉपीराइट जो कभी भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे नहीं मार्केट में उतारने से पहले ही आपको करना है, बाद में भी आप कर सकते हो। क्योंकि कॉपीराइट क्या होता है, वो जैसे तुम कोई चीज को मेल कर देते हो, वो पुअर मैन्स का कॉपीराइट होता है कि जैसे अगर मैंने कोई चीज बनाई और मैंने मेल कर दी तो ये एंश्योर हो जाता है कि मैं उसका ओनर था, मैंने उसको बना दिया था। क्योंकि मैं पीडीएफ तो मेल कर ही सकता हूं। अब आज मैंने पीडीएफ बनाई और आपको मेल कर दी तो इसका मतलब मैं उसका लीगली उसका ओनर हो गया जो मैंने लिखा है। क्योंकि जब बाद में बात आएगी नहीं साहब ये तो मैंने लिखा है, तो बोलेगा प्रूफ क्या है कि तुमने लिखा? मैं तो मेल किया सर, मैंने तो इतनी तारीख को डाल दिया था, उसको 20 दिसंबर 2024 को डाल दिया, आप इसमें 2025 में क्लेम कर रहे हो, आपने इससे पहले बनाया तो दिखाओ। तो मैं कॉपीराइट ना भी लूं तो मैं किसी भी टाइम पे अप्लाई कर सकता हूं। ईयर्स याद रखने हैं बाद में कि कौन सा हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसके बेस पे मिल सकता है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप फ्रेंड्स एक बार सारे गो थ्रू करना कि ये मैं आपका एक्सरसाइज प्रैक्टिस आपको दे रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं हमारे क्वेश्चंस वाली क्लासेस में भी कवर्ड है, आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूं सो दैट आप कर सकें। तो ये जो पेटेंट एंड डिजाइन है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? फाइनेंस, हैवी इंडस्ट्री, कंज्यूमर, कॉमर्स। ये कॉमर्स में इसके अंडर आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है? तो इसका पहले का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टेंजिबल गुड है, इनटेंजिबल है? इनटेंजिबल, आंसर इज बी। कौन सा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आता? कॉपीराइट नहीं आता। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जिसमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो। मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए किसको दिया जाता है? कॉपीराइट को मरने के 60 साल के बाद तक। पेटेंट को 20 साल के लिए दिया जाता है। इनमें से पेटेंट किससे रिलेटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पेटेंट? ये गलत क्वेश्चन है, इसका यहां पे आंसर होना चाहिए इन्वेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इन्वेंशन? आंसर है पेटेंट। करेक्ट कर लेना इसको। क्वाडकॉप्टर ड्रोन, अब ड्रोन आ रहा है ना, ड्रोन किसका एग्जांपल है? सर ड्रोन एग्जांपल है पेटेंट का, वो इन्वेंशन है एक। कोका कोला बॉटल किस चीज का एग्जांपल है भाई साहब? बोतल किसका एग्जांपल है? इंडस्ट्रियल डिजाइन का। शैंपेन किसका एग्जांपल है? ज्योग्राफिक इंडिकेटर का। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है वो। वैसे तो उसके ऊपर आपने ट्रेडमार्क भी देखा था। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपीराइट का एग्जांपल है, डी। एस्थेटिक्स, शेप से कौन सा चीज रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल डिजाइन, राइट। सो ये आपके 12 एक पेज, इसको गो थ्रू कर लो। ये पहला लेक्चर था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। जैसा पहला लेक्चर है ऐसे मेरे को लगता है 15-20 लेक्चर और आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उत्तर प्रदेश एग्जाम के हिसाब से जो 22 टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से आपका तैयार हो जाएगा। बहुत सा बच्चा बोल रहा है साहब डिफिकल्ट एग्जाम आएगा, नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा? मेरे को नहीं लगता बहुत डिफिकल्ट वो डालेगा। मेरे को लगता है कि अगर आप अच्छे तरीके से इस लेवल पे अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम निकल जाना चाहिए। ऑब्वियसली हम एक लेवल की डेप्थ तक जाएंगे। ये पहला मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपका, इसको आप रिवाइज करो, डॉक्यूमेंट लो। मैंने बताया नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स बनाने लगोगे तो भाई साहब आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो काम हम लोग कर रहे हैं, आप बस रिवाइज करते जाओ। इतना सा हम कंटेंट कर लें कि जिससे हमारा प्रिलिमिनरी निकल जाए और जो 40% की रिक्वायरमेंट है 150 क्वेश्चन की 40% वो हम ले सकें। इसका भी जो हम 40% ले सकें 100 में से, एंड वी गो फॉरवर्ड। वॉच द अदर लेक्चर्स। थैंक यू।